सोचिए अगर एक बैंक का सर्वर डाउन हो जाए तो सारी सेवाएं ठप। हाँ, हो जाता है कभी कभी। लेकिन ब्लॉकचेन में अगर कुछ नोड्स बंद भी हो जाएं तो नेटवर्क चलता रहता है, क्योंकि हजारों और नोड्स काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो मजबूत बनाता है सिस्टम को। बिल्कुल। और दूसरा, ये सेंसरशिप या बाहरी नियंत्रण को बहुत मुश्किल बना देता है। सेंसरशिप? हाँ, कोई एक सरकार या कंपनी आसानी से किसी लेनदेन को रोक नहीं सकती या रिकॉर्ड को बदल नहीं सकती, क्योंकि कंट्रोल किसी एक के हाथ में है ही नहीं। शक्ति का ये वितरण ही इसे ज्यादा लचीला और प्रतिरोधी बनाता है। ठीक है, तो कंट्रोल बटा हुआ है और सिस्टम ज्यादा मजबूत है। जी। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर डेटा की कॉपी इतने सारे लोगों के पास है तो क्या कोई उसमें गड़बड़ नहीं कर सकता? ये सुरक्षित कैसे रहता है? मतलब तकनीकी रूप से कैसे काम करता है ये? बहुत अच्छा सवाल है। ये सुरक्षा आती है क्रिप्टोग्राफी के इस्तेमाल से, खासकर हैशिंग के जरिए। हैशिंग? हाँ, जैसा बताया गया है, हर ब्लॉक में 3 मुख्य चीजें होती हैं। एक तो लेनदेन का डेटा, दूसरा उस ब्लॉक का अपना यूनिक हैश, और तीसरा पिछले ब्लॉक का हैश। ओके, ये हैश क्या होता है? फिंगरप्रिंट जैसा कुछ? बिल्कुल, आप इसे एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट समझ सकती हैं। ये ब्लॉक के अंदर के डेटा से गणितीय रूप से, मतलब मैथमेटिकली बनता है। और इसकी खासियत यह है कि अगर डेटा में जरा सा भी बदलाव किया जाए तो हैश पूरी तरह बदल जाता है। जरा सा भी? हाँ, एक कॉमा या स्पेस भी बदला तो हैश बिल्कुल अलग हो जाएगा। अच्छा, और आपने कहा पिछले ब्लॉक का हैश भी होता है? जी, वही तो ब्लॉक्स को एक चेन में जोड़ता है। हर नया ब्लॉक अपने से पिछले वाले ब्लॉक के हैश को अपने अंदर स्टोर करता है। इससे एक अटूट क्रिप्टोग्राफिक लिंक बन जाता है। एक मजबूत कड़ी। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर कोई बीच के किसी ब्लॉक के डेटा को बदलने की कोशिश करता है, हाँ, तो उस ब्लॉक का हैश बदल जाएगा, है ना? हाँ, क्योंकि डेटा बदल गया। सही। और क्योंकि वो हैश बदल गया है, इसलिए वो अगले ब्लॉक में स्टोर किए गया पिछले ब्लॉक के हैश से मेल नहीं खाएगा। अच्छा, तो चेन टूट गई एक तरह से। एग्जैक्टली। ये गड़बड़ी तुरंत पूरे नेटवर्क में पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि सभी नोड्स के पास लेजर की कॉपी है और वो लगातार जांचते रहते हैं। उस छेड़छाड़ वाले ब्लॉक और उसके बाद के सभी ब्लॉक्स को नेटवर्क अवैध मानकर रिजेक्ट कर देगा। वाह, मतलब अगर आपने एक कड़ी तोड़ने की कोशिश की तो पूरी चेन ही टूट जाती और सबको पता चल जाता है। सामग्री में मजाक में कहा गया है कि ये सीसीटीवी के नीचे नकल करने जैसा है, पकड़े जाओगे। हाँ, ये तुलना काफी हद तक सही है। हालांकि ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और सिक्योर है। सही। ये क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग न केवल डेटा की इंटेग्रिटी, मतलब अखंडता सुनिश्चित करती है, बल्कि ये पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी भी बनाती है। पारदर्शी कैसे? कोई भी नेटवर्क पर लेनदेन देख सकता है। हालांकि भेजने और पाने वाले की असली पहचान अक्सर एन्क्रिप्टेड या छिपी रहती है, लेकिन ट्रांजैक्शन हुआ है ये सबको दिखता है। देख सकते हैं पर बदल नहीं सकते। ये सुरक्षा गणित पर आधारित है, किसी व्यक्ति या संस्था के भरोसे पर नहीं। तो ये तकनीक सुरक्षा और विश्वास का एक बिल्कुल नया मॉडल पेश करती है। अब इस पर आते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण क्यों बनती जा रही है। सामग्री बताती है कि ये कुछ बड़ी समस्याओं का हल है: विश्वास, पारदर्शिता और गति। क्या आप इन पर और रोशनी डाल सकते हैं? बिल्कुल। ये 3 बिंदु ब्लॉकचेन के महत्व को सही में दर्शाते हैं। पहला, विश्वास, ट्रस्ट। जैसा हमने भी डिस्कस किया, ब्लॉकचेन हमें किसी बिचौलिए पर निर्भर हुए बिना लेनदेन करने या डेटा साझा करने की सुविधा देता है। विश्वास कोड और नेटवर्क की सहमति से बनता है। कोड पर विश्वास। हाँ, धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम हो जाती है क्योंकि सिस्टम खुद ही गलत लेनदेन को रिजेक्ट कर देता है। ये उन सिचुएशंस में खासतौर पर उपयोगी है जहां पार्टियां एक दूसरे को जानती नहीं या भरोसा नहीं करती। ठीक है। और पारदर्शिता। दूसरा है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक ब्लॉकचेन पर हुए लेनदेन आमतौर पर सभी के देखने के लिए उपलब्ध होते हैं। सबके लिए। हाँ, पब्लिक ब्लॉकचेन पर इस पारदर्शिता से जवाबदेही, मतलब अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। सोचिए, दान का पैसा कहाँ जा रहा है या सरकारी खर्च कैसे हो रहा है। हाँ, ये ट्रैक करना आसान हो सकता है। बिल्कुल। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्राइवेट या कंसोर्टियम ब्लॉकचेन भी होते हैं जहां पारदर्शिता सिर्फ अधिकृत लोगों तक सीमित होती है। अच्छा, ये भी है। और तीसरा पॉइंट था गति और लागत। हाँ, स्पीड एंड कॉस्ट। पारंपरिक बैंकिंग, खासकर इंटरनेशनल पेमेंट्स में कई दिन लग सकते हैं ना, और फीस भी काफी होती है क्योंकि कई बिचौलिए शामिल होते हैं। हाँ, ये तो अनुभव किया है। ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम इन लेनदेनों को मिनटों या सेकंडों में पूरा कर सकते हैं, और अक्सर बहुत कम लागत पर, क्योंकि बिचौलियों की संख्या कम या शून्य हो जाती है।
मिनटों या सेकंडों में? ये तो वाकई प्रभावशाली है। पारंपरिक सिस्टम्स के लिए ये एक बड़ी चुनौती की तरह लगता है। है तो सामग्री में एक जगह कल्पना पढ़ने को कहा गया है कि अगर बैंकिंग, बीमा, जमीन के रिकॉर्ड, यहाँ तक कि वोटिंग भी ब्लॉकचेन पर आ जाएं, तो भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी लगभग असंभव हो जाएंगी। ये सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है। हाँ, क्षमता तो निश्चित रूप से मौजूद है। पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता, ये दोनों चीजें भ्रष्टाचार के अवसरों को कम कर सकती हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का भी जिक्र था। जी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो ब्लॉकचेन पर चलते हैं और शर्तें पूरी होने पर ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं। वो बीमा क्लेम या कानूनी समझौतों को बहुत सरल और तेज बना सकते हैं। संपत्ति के रिकॉर्ड में हेरफेर मुश्किल हो जाएगा, वोटिंग में विश्वास बढ़ सकता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि तकनीक अपने आप में कोई जादू की छड़ी नहीं है। मतलब इसे सही तरीके से लागू करना, इसके आसपास सही नियम और प्रक्रियाएं बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, ये नए व्यापार मॉडल और नौकरियों के अवसर जरूर पैदा कर रहा है और करेगा। तो ये सिर्फ क्रिप्टो तक सीमित नहीं है जैसा कि अक्सर लोग सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सामग्री भी कई अलग अलग उपयोगों का जिक्र करती है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये फिलहाल? हाँ, क्रिप्टो तो बस एक एप्लीकेशन है, शायद सबसे फेमस, लेकिन ब्लॉकचेन का दायरा बहुत बड़ा है। इस सामग्री में कुछ प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख है। एक तो वित्त और बैंकिंग। हाँ, वो तो है ही। क्रिप्टो के अलावा सीमा पार भुगतान, ट्रेड फाइनेंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रमुख हैं। कई बैंक अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपना रहे हैं। और फाइनेंस के अलावा? स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर, मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित, निजी और टेम्पर प्रूफ तरीके से स्टोर और शेयर करने के लिए इसका उपयोग खोजा जा रहा है। इससे मरीजों का अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, हेल्थ रिकॉर्ड्स के लिए? जी। फिर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। सप्लाई चेन जैसे सामान कहाँ से आ रहा है? हाँ, अमेजन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां, जैसा कि उल्लेख किया गया है, ब्लॉकचेन का उपयोग कर रही हैं ताकि आप या कंपनियां जान सकें कि कोई प्रोडक्ट कहां से आया है, कैसे बना है, असली है या नकली। अरे वाह, खाने की चीजों से लेकर लग्जरी सामान तक। बिल्कुल, हर जगह इसका इस्तेमाल हो सकता है। और फिर सरकार और वोटिंग का क्षेत्र है। हाँ, वोटिंग? कुछ देश और संगठन ब्लॉकचेन आधारित वोटिंग सिस्टम पर प्रयोग कर रहे हैं ताकि चुनावों को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और एक्सेसिबल बनाया जा सके। फोन से सुरक्षित वोटिंग की कल्पना है ना रोमांचक? हाँ, काफी। हालांकि इसे व्यापक रूप से अपनाने में अभी चुनौतियां होंगी शायद। बिल्कुल है। आपूर्ति श्रृंखला वाला उदाहरण दिलचस्प है, ये जानना कि हमारा सामान कहाँ से आया है। और वोटिंग वाला, कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि ईवीएम हैकिंग की बहसों का जवाब शायद ब्लॉकचेन हो सकता है। हाँ, खैर वो तो भविष्य बताएगा। हाँ, लेकिन इन सब उपयोगों के पीछे मूल कारण क्या है? ब्लॉकचेन इन अलग अलग सेक्टर्स की मदद कैसे कर रहा है? क्या कॉमन है? मूल कारण वही है, ब्लॉकचेन उन समस्याओं का समाधान करता है जो विश्वास, पारदर्शिता, सुरक्षा या दक्षता की कमी से पैदा होती हैं। ओके। सप्लाई चेन में क्या चाहिए? पारदर्शिता, ब्लॉकचेन वो लाता है। हेल्थ केयर में क्या जरूरी है? डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, ब्लॉकचेन उसमें मदद करता है। वित्त में बिचौलियों के कारण लागत और समय लगता है, ब्लॉकचेन उसे कम करता है। वोटिंग में विश्वास की कमी महसूस होती है, ब्लॉकचेन उसे बढ़ा सकता है। तो ये हर जगह फिट नहीं होता, लेकिन जहां ये खास किस्म की समस्याएं हैं वहां ये एक शक्तिशाली टूल साबित हो सकता है। समझ गई। तो ये सब बहुत संभावनाओं से भरा लगता है, लेकिन ये बदलाव असल में कब आएगा? सामग्री ब्लॉकचेन की तुलना 1990 के दशक के इंटरनेट से करती है, मतलब अभी शुरुआती दौर में है। तो क्या हमें अभी लंबा इंतजार करना होगा? ये तुलना मुझे काफी सटीक लगती है। ब्लॉकचेन अभी भी कह सकते हैं विकास के चरण में है। जैसे शुरुआती इंटरनेट धीमा था, उपयोग करना मुश्किल था और उसके एप्लीकेशंस लिमिटेड थे। हाँ, याद है, डायल अप का जमाना। बिल्कुल। वैसे ही ब्लॉकचेन के साथ भी अभी कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन विकास बहुत तेजी से हो रहा है। तेजी से? हाँ, इस सामग्री में 2030 तक ब्लॉकचेन आधारित सेवाओं से $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान दिया गया है। ये इसकी बढ़ती स्वीकार्यता और पोटेंशियल को दिखाता है। $3 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ा नंबर है तो? और भारत में भी इस पर काम हो रहा है। रिजर्व बैंक और सरकार नीतियां बना रहे हैं। तो ये सिर्फ वैश्विक बात नहीं, स्थानीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। भारत सरकार और आरबीआई दोनों ही ब्लॉकचेन की क्षमता को पहचानते हैं और इसे रेगुलेट करने और अपनाने के तरीके तलाश रहे हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर जो काम चल रहा है वो भी इसी दिशा में कदम है।
अच्छा, CBDC। हाँ, चुनौतियां अभी भी हैं, जैसे स्केलेबिलिटी की, मतलब एक साथ लाखों करोड़ों लेन देन संभालने की क्षमता, इंटरऑपरेबिलिटी की, यानी अलग अलग ब्लॉकचेन सिस्टम आपस में कैसे बात करें, और रेगुलेशन का पूरी तरह स्पष्ट ना होना। ये तो बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन ये वैसे ही चुनौतियां हैं जैसी किसी भी नई और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं। जैसे इंटरनेट विकसित हुआ, वैसे ही ब्लॉकचेन के भी विकसित होने की पूरी उम्मीद है।